वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन गोयल और आपका स्वागत है इस क्लास में जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिकॉल होगा कि हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था अपना, तो सिलेबस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कुछ फाइनेंसिंग डिसीजन है और कुछ डिविडेंड डिसीजन है। तो जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो नॉर्मली हमारी कंपनीज में शॉर्ट टर्म तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जिसमें अगर एक बार पैसा आपका लग गया, इट्स नॉट अबाउट स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इट इज इन लैक्स, इट इज इन करोड्स। एक घर लेना है अगर आपको तो वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक गाड़ी लेनी है तो वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसको करने से पहले क्या हमें चेक करना चाहिए कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो उसके लिए एक टेक्निक हम यूज करते हैं टू इवैल्यूएट दैट प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग इज अ बेसिकली टेक्निक और इज अ एनालिटिकल अप्रोच टू फाइंड आउट हाउ मच फिजिबल अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इज। तो उसके अंदर हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है आज हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरी बेस, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी थ्योरी बेस चले। उसके बाद हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स, जैसे आपने नाम सुने होंगे, शायद आपने नाम सुने होंगे, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, ARR, पे बैक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR, इस तरह के आपने बहुत सारे नाम अपने सुने होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन पहले उन सब के लिए कुछ बेसिक चीजें हमारी रिक्वायर्ड है जो हमें आज क्लास में खत्म करनी है। सबसे पहले, क्योंकि मैंने नाम लिया आपके सामने, कैपिटल बजटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को हम एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो पहली बात, कॉन्सेप्चुअली हमें पता होना चाहिए कि सर ये प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हमारे पास तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी होती है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। अब इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये सारे प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हैं जो अपने आप में फीचर वाइज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज दे आर सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको बोला गया कि पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने कहा सर मैं स्टॉक्स में कर सकता हूँ, हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, हम FD करा सकते हैं, हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। मतलब मैं लीगल वाले बात करूंगा, मैं इनलीगल पे जा रहा, कमेटीज वगैरह बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लीगल बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं स्टॉक के फीचर्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड के फीचर क्या है, फिक्स डिपॉजिट के फीचर्स क्या है, बॉन्ड्स के फीचर क्या है, पोस्ट ऑफिस के फीचर्स क्या है, इन सब के जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपका मिनिमम टाइम है, या इसके अंदर जो रिस्क है, सबका सब सेपरेट है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क स्टॉक में कहोगे तो यस हाई है, टाइम आप जितना लंबा खेलोगे मतलब लॉन्ग टर्म जाओगे उतना अच्छा है, रिटर्न कंपैरेटिवली इट कैन बी वेरी वेरी हाई बट देयर कैन बी अ चांस ऑफ लॉस ऑल्सो। म्यूचुअल फंड्स मॉडरेट रिस्क के संग आप पैसा लगाते हैं, FDs में तो कोई रिस्क होता ही नहीं है लेकिन रिटर्न भी बिल्कुल कम होता है। फिर इस तरह से दे आर सेपरेट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन सारे प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन। अब इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के अंदर खासियत क्या होती है, दैट यू कैन इन्वेस्ट इन 1, 2 और ऑल। मतलब आप चाहो तो अगर आपके 25 लाख रुपए आपके पास पड़ा है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 25 का 25 लाख आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो, यस। सिर्फ म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, हाँ। सिर्फ FD में लगा सकते हो, हाँ। बॉन्ड्स में लगा सकते हो, हाँ। पोस्ट ऑफिस में, हाँ। या टुकड़े करके 2 लाख वहां, 5 लाख यहाँ, 4 लाख यहाँ, 3 लाख यहाँ, ऐसे कर सकते हो, हाँ, वो भी पॉसिबल है। इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स where they are separate with respect to their characteristics, with respect to their risk and return, they are separate, and you have an option as an investor, you have an option that you can invest in one or you can invest in all. You have choice. आप एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती हैं। तो ये हो गया हमारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इट इज वेरी सिंपल एग्जांपल, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, FDs, बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यहीं पे हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम आते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा, जिसको आपने कई बार नाम सुना होगा, आज समझना है उसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, पहली बात स्टेटमेंट याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे तो भी, और दुनिया में कभी इंटरव्यू दोगे तो भी, दैट सिलेक्शन ऑफ वन लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ अनदर। कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो दूसरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपके, अब ये बहुत ही रेयर होगा कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, आपको दिमाग में बिल्कुल है स्पोर्ट्स के लिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, डेफिनेटली देयर आर सम एक्सक्लूसिव शोरूम्स। आपने नाम सुना होगा एक्सक्लूसिव शोरूम्स। तो अगर आप नाइकी के एक्सक्लूसिव शोरूम में घुस जाओगे तो आप नाइकी खरीदोगे, आप रीबॉक नहीं खरीद सकते, एडिडास नहीं खरीद सकते। अगर आप एडिडास के शोरूम में घुस जाओगे तो आप नाइकी नहीं खरीद सकते। बट दे आर सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि उनकी अपनी सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो अगर आपने एक को ऑप्ट किया तो आप दूसरे को रिजेक्ट कर दोगे। सिलेक्शन ऑफ वन, प्लीज याद रखिएगा इस चीज को, सिलेक्शन ऑफ वन, रिजेक्शन ऑफ अनदर। तो अगर आपके पास दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों को आपने इवैल्यूएट किया यूजिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, तो उसके बाद आपने कहा कि हाँ इसका एनपीवी ज्यादा आ रहा है, ले लो, इसकी आईआरआर ज्यादा आ रही है, ले लो, इसका पेबैक अच्छा है, ले लो, इसका पेबैक कम है, ले लो, इसका एआरआर ज्यादा है, इसको ले लो। मतलब अगर आपने एक बार ले लिया तो अब आप रिवर्ट नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज दैट यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई योर रिस्क इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अगर आपने एक प्रोजेक्ट पे ले लिया तो अब आपने डिसीजन हो गया। नॉर्मली आजकल बहुत कम कंपनीज है जो इस निश में काम करती हैं, इसको निश बोलते हैं एक तरह से, या आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर हाथ डाला, अब इसी को मैं काम करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपका पैसा ब्लॉक हो गया। ठीक है। और तीसरा तरह का जो प्रोजेक्ट होता है, जो मैं नाम भूल गया, मिटा दिया गलती से, वो था इंडिपेंडेंट। तीसरा हमारा होता है कंटिंजेंट प्रोजेक्ट्स। कंटिंजेंट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जहां पे एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पड़ेगा। साथ साथ चलने वाले प्रोजेक्ट्स, साथ साथ, वेयर वन प्रोजेक्ट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन अनदर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कस्टमर नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो एक हमारा बिग प्रोजेक्ट हो गया, बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन इसको पूरा करने के लिए साथ साथ आपको कुछ क्रेन्स लानी पड़ेंगी, आपको कुछ लॉरीज लानी पड़ेंगी, कुछ आपको ट्रक्स लाने पड़ेंगे, कुछ आपको गोडाउन परचेज करने पड़ेंगे। शायद अगर आपका प्रोजेक्ट 10-12 साल का है तो आप गोडाउन जिसमें आप सामान रखोगे, सीमेंट रखोगे, रोड़ी पत्थर रखोगे, वो आप किराए पे नहीं लोगे, आप शायद खरीद लोगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट होगी और उस गोडाउन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली वन प्रोजेक्ट लीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय इन्वेस्टमेंट इन अनदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो इसको प्लीज स्टेटमेंट याद रखना, कंटिंजेंट प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स वेयर बाय इन्वेस्टमेंट इन वन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट leads to investment in another long term project। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको दूसरे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पड़ता है। और आज की डेट में तो ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा फिट होता है। कैसे फिट होता है? आज ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उनकी पढ़ाई पूरा कराना एक अपने आप में प्रोजेक्ट होता है। उनको प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए आपको उनको दिलाने पड़ते हैं लैपटॉप्स, गैजेट्स, टैब्स। क्यों? क्योंकि वो एक डिपेंडेंसी आ गई है हमारी उनके ऊपर कि हमें वो लेना है। तो लैपटॉप्स, गैजेट्स सब क्या है? क्या ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है? नो, इट इज अगेन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो आपने एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट प्रोजेक्ट। इसका मतलब आपको जो पैरामीटर डिस्कस करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के, तो आपको चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, या फिर वो कंटिंजेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं।
आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है। ओके, तो प्लीज इसको चेक करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, जब कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्लो, कैश फ्लो। कैश फ्लो की कैटेगरी में आती है दो चीजें। सबसे पहला, पैसा लगाओगे या पैसा मिलेगा? डेफिनेटली पहले पैसा लगाओगे, इसको बोलते हैं हम आउटफ्लो। और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें बाद में रिटर्न मिले, इसको हम बोलते हैं इनफ्लो, कि पैसा आएगा हमारे पास। तो जब हम पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलते हैं हम आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। पैसा जाने के लिए हमारे पास कहां कहां से पैसे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। हो सकता है ये आपने, अब मैं आपको कुछ लिख रहा हूं उसको हो सकता है फोकस करना, ये आपने किया 0 ईयर में और ये बाद में ईयर्स में किया, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बाद में आएगा डिस्कशन में। आपने हो सकता है कुछ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करी हो, प्रोजेक्ट अपने आप तो चलेगा नहीं, गाड़ी खरीदोगे तो पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, तो ये कुछ वर्किंग कैपिटल 0 ईयर में डाली होगी। और फिर कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये आपने हो सकता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में डाली हो। उसके अलावा जो कुछ भी स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ये सब मिला के हमारे पास क्या बन जाता है? हमारी बन जाती है इनिशियल आउटले, आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप अकाउंटिंग पढ़ते थे वहां आता था नाम इनिशियल कैपिटल, यहां पे कैपिटल नहीं बोल रहे हम। हमने कहा इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये हमें पैसा लगाना पड़ेगा कुछ 0 ईयर में, मतलब 0 ईयर मतलब होता है आज से। ये क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ 0 ईयर, समझाऊंगा आपको मैं। इनफ्लो, पैसा कब आएगा हमारे पास? जो आएगा पैसा वो कैसे आता है? जो पैसा आता है हमारे पास उसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक एनुअल कैश फ्लो और एक टर्मिनल। एनुअल का मतलब होता है जो पैसा हमें, अगर सपोज हमारा प्रोजेक्ट 5 साल का है तो 5 साल तक हमें कुछ पैसा आएगा ना, हर साल कुछ पैसा आएगा, एनुअल। तो जो एनुअल आ रहा है वो तो एनुअल आता रहेगा, मतलब रेगुलर आता रहेगा। फॉर प्रोजेक्ट लाइफ, तो प्रोजेक्ट अगर हमारा 5 साल का है तो 5 साल तक आएगा, 10 साल का है 10 साल के लिए आएगा, 6 साल का है 6 साल के लिए आएगा। लेकिन एक होता है टर्मिनल आउटफ्लो, इनफ्लो। टर्मिनल मतलब होता है कि जब प्रोजेक्ट खत्म होगा, ये तो हमारा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो जो 5वें साल 5th ईयर सपोज, जब हमारा टर्मिनल का मतलब क्या होता है? बस का टर्मिनल होता है ना, कि जहां बस खत्म होती जाए, खत्म मतलब मरती नहीं है बस, मतलब बस का लास्ट स्टॉप, बस चल रही है, बस का टर्मिनल, टर्मिनल आ गया, उतर जाओ, फाइनली प्रोजेक्ट खत्म हो गया, द प्रोजेक्ट इज ओवर देयर, फिनिश्ड। तो इस समय क्या मिलता है हमको वापस? इस समय हमें जो एनुअल इनफ्लो मिल गया वो तो मिल गया, प्लस सैल्वेज। आपने जो प्रोजेक्ट के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको आप मार्केट में बेच देते हो कबाड़े वाले को, तो कबाड़ी से कुछ पैसा वापस आएगा ना, आपकी मशीनों के पैसे वापस आ जाएंगे, आपके कुछ कंक्रीट के पैसे वापस आ जाएंगे। इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, इसका नाम होता है स्क्रैप या सैल्वेज। आपकी बुक्स में जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो तो आपको सैल्वेज यूज होता है वर्ड, अदरवाइज इसको स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हो आप। प्लस ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये भी वापस आती है। क्यों आती है वापस, इसको हम समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट के अंदर। पहले यहां तक आपको क्लियर हो गया कि पहली बात है हमारे फ्लो दो तरह के हैं, आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स, इनफ्लो में एनुअल इनफ्लो जो हमेशा आएगा, और टर्मिनल जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी आएगा। ये सब हमें क्यों पढ़ना है? ये सब हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे तो टेक्निक्स के टाइम इन सबको इंडिविजुअली हमें हैंडल करना होता है। और दैट टाइम आप ये नहीं बोल सकते सर आपने पढ़ाया नहीं था, नहीं, मैं फिर बोलूंगा उस समय कि प्लीज अगर आपने वो क्लास नहीं करी तो इस क्लास में मत घुसो, पहले वो कंप्लीट करके आ जाओ। ऑलराइट, इसको चेक करो जल्दी से।
तो जैसा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये वर्किंग कैपिटल, ये बीच बीच में मुझे कैमरा एडजस्ट करने जाना होता है, मतलब वो आपको पता ना हर किसी की लिमिट होती है स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसलिए ये मैं सोचना कि कहाँ चले गए, वापस आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो आना जाना पड़ता है, तो आना जाना लगा रहेगा, तो सुख आएगा दुख जाएगा, दुख जाएगा सुख आएगा, इस तरह वर्किंग कैपिटल। आपने ये क्यों कहा कि सर ये वर्किंग कैपिटल को क्यों लिया आपने टर्मिनल इनफ्लो के अंदर, तो समझते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारे पास दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है। अब इसको ऐसे समझो कि वर्किंग कैपिटल हमेशा जो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी हमेशा वापस आती है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में एक होती है परमानेंट और एक होती है रेगुलर। जैसे रेगुलर होते हैं ना, आपने पेट्रोल भरवाना है, रेगुलर लेकर चलेगा, ये वापस आएगा आपके पास। ऐसे वाला वर्किंग कैपिटल वापस नहीं आता, ये वाला आता है परमानेंट वाला। परमानेंट वाला होता क्या है, सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कि आपको अपनी बच्चे की 12th एजुकेशन स्कूल की पूरी करानी है। अब आपने कहा कि सर हमें स्कूल में एडमिशन दे दो, स्कूल वालों ने कहा ओके दे देंगे एडमिशन। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा फिलहाल। तो आप गए स्कूल में, आपने कहा कितनी फीस है, तो आपने एक रेगुलर फीस देनी शुरू कर दी, तो आप फीस दोगे हर साल। लेकिन स्कूल वालों ने कहा कि भैया स्कूल में एक डिपॉजिट देना पड़ेगा, सिक्योरिटी, जो आप कॉलेज में भी देते हो, जो आपने स्कूल में भी दी। तो आपने क्या किया, एक सिक्योरिटी दी, साथ साथ एक सिक्योरिटी अमाउंट दिया जो पूरे साल तक स्कूल या कॉलेज के पास रहेगा। समझने की कोशिश करो, अगर ये मिनिमम बेस नहीं होगा, मिनिमम अमाउंट नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा। मिनिमम अमाउंट, दिस इज द मिनिमम वर्किंग कैपिटल व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इन द कंपनी एज ए सिक्योरिटी इन द प्रोजेक्ट। अगर ये नहीं लगाया तो लाइफ नहीं होगी झिंगा लाला, है ना। तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी अमाउंट है, ये आपको कब मिलेगा वापस, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका टर्मिनल आ जाएगा। टर्मिनल कब है, जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो ये जो पैसा आपने बिल्कुल शुरू में लगा दिया, जिसके ऊपर हमारे कॉलेज स्कूल वाले अपना ब्याज आराम से खाते हैं, ठीक है, और बल्कि जब टर्मिनल आता है ना तो हमें मांगना पड़ता है हमारा सिक्योरिटी दे दो, वो नहीं देते हमको कि आओ हमसे सिक्योरिटी ले जाओ। हमें ये बोला जाता है, कभी कभी मैसेज भी आते हैं कि अगर आप चाहें तो अपना सिक्योरिटी अमाउंट डोनेशन में दे सकते हैं। मत दो, उनसे कहो हमसे ही सिक्योरिटी वापस दो हमारी, कोई बात नहीं। मतलब पढ़ेंगे भी हम, उसकी फीस भी देंगे, और पढ़ते रहने के लिए सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, मिनिमम अमाउंट ये हमें देना पड़ेगा। जैसे आपने कोई जिम की मेंबरशिप लेते हो ना, जैसे जिम की मेंबरशिप लेते हो, क्या बोलते हैं वो, रेगुलर फीस इतनी है लेकिन इनिशियली आपको इतना डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो जो इनिशियल डिपॉजिट है, अगर ये रिफंडेबल है, अगर रिफंडेबल अमाउंट है, इसका मतलब वो सिक्योरिटी है। एक एग्जांपल और देता हूं, बैंक अकाउंट। खुद सोचो, आपके पास एक बैंक अकाउंट है, इसमें रेगुलरली पैसे डालते हो, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट आपको हमेशा रखना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस, किसी भी अकाउंट को चालू रखने के लिए आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। और ये मिनिमम बैलेंस कब मिलता है आपको, जब आप अपने बैंक अकाउंट को बंद कर देते हो टर्मिनल पे आके। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि ये टर्मिनल वाला वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है, जो आपने एज ए मिनिमम बैलेंस दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में इतना मिनिमम पैसा नहीं रहेगा हमेशा, तो आपका प्रोजेक्ट चौपट हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक आप ना दिन शुरू करते हो और आपकी जेब में एक मिनिमम अमाउंट 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, सर कौन रखता है आजकल, दुनिया में बहुत लोग रखते हैं दोस्त, ऐसा मत सोचना कि नहीं रखते। 10, 50, 100, 200, 500, कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए 10,000 रुपये भी कम है। मुझे अच्छे से याद है, शेयरिंग है पर्सनल लाइफ की। आई वॉज डूइंग वन कंप्यूटर कोर्स इन 1997, मतलब तब कंप्यूटर्स की बाढ़ आई थी शुरू में, मेरे को समझ कभी आया नहीं ढंग से उस समय, लेकिन मैं डोज, MS विंडोज, MS वर्ड, इन सब में एक्सपर्ट था। तो मेरे पास हमारे बैच में एक लड़की आती थी, नाम नहीं बताऊंगा, तो वो लड़की आती थी, तो उससे हम कभी बातें करते थे ना, तो क्या चक्कर है क्या है, एंड शी यूज्ड टू से ओनली वन थिंग, जब तक मेरी जेब में 10,000 रुपये ना, मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती। 10,000 रुपये, इतनी सैलरी नहीं मिल रही हम लोगों को, हम धक्के खाएंगे अभी जाके 10,000 के लिए।
लेकिन मिनिमम अमाउंट, हर किसी का पैरामीटर एक मिनिमम अमाउंट का अलग होता है। दैट मिनिमम अमाउंट दे ऑलवेज कीप एज ए मिनिमम बैलेंस। लेकिन ये वापस कब मिलेगा? जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो देयरफॉर द वर्किंग कैपिटल बिकम्स पार्ट ऑफ टर्मिनल इनफ्लो। तो वर्किंग कैपिटल है क्या? वर्किंग कैपिटल, अब यहां तक समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है ये। तो वर्किंग कैपिटल बिकम्स पार्ट ऑफ आउटफ्लो ऑल्सो एंड इनफ्लो एज वेल। तो वो आउटफ्लो का पार्ट भी है और इनफ्लो का पार्ट भी है। तो जब पैसा लगाओगे तो भी उस पर कैलकुलेशन, जब पैसा मिलेगा वापस, प्रोजेक्ट पूरा होगा तो भी उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है।